सोलो सिकोआ ने फाइनली रोमन रेंस को पिन कर दिया है और सैमी ज़ेन ने भी पिक कर लिया है कि कौन सी ब्लड लाइन की साइड अब वो देने वाले हैं। नए क्राउन जूल के फर्स्ट चैंपियंस हमें पता लग गए हैं और कुछ कमाल के सरप्राइजेस और शॉक्स देखने को मिले मैचेस के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे। यह है आपका क्राउन जूल 2024 का रिव्यू। आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और काफी सारी चीजें हुई कल क्राउन जूल पेपर व्यू में और मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट्स में मुझे अपने ओपिनियंस दें हर एक मैच के बारे में। और रिव्यू में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई का जो रेटिंग्स का पॉडकास्ट है क्राउन जूल का, वो भी या तो ऑलरेडी आ चुका होगा, लिंक आपको चेक करते रहना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही वो आपके लिए लाइव होगा वहां पे मैं लिंक दे दूंगा और आप लोग उसको भी जाके सुन सकते हैं, जहां हम सारे मैचेस को रेट करेंगे आउट ऑफ 5। वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहती है, तो डोंट मिस आउट द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई। लेकिन जो मैच स्टार्ट करता है शो को, वो था रोमन रेंस एंड दी उसोस वर्सेस सोलो सिकोआ, टामा टोंगा एंड जेकब फाटू। काफी कमाल का मैच था। एंट्रेंसेस की हम बात करते हैं तो रोमन रेंस और जिमी ऊसो की एंट्रेंस एक तरफ हुई, लेकिन जे ऊसो को अलग से उनकी पूरी एंट्रेंस दी गई, वो भी लास्ट में इस मैच की एंट्रेंसेस में। तो उससे पता लगता है कि जे ऊसो को अब WWE कितना बड़ा स्टार कंसीडर करती है और स्टोरी लाइन वाइज भी ये चीज दिखाई जा रही है कि अब जे को रोमन की कोई जरूरत नहीं है। और मैच के अंदर भी ये स्टोरी कंसिस्टेंटली कंटिन्यू हो रही थी, बिकॉज ये पूरे मैच में यही बिल्ड करा जा रहा था कि रोमन रेंस को आखिर जे कब टैग करेंगे। बिकॉज जब क्लियर मौका था उनके पास और रोमन रेंस मांग रहे हैं अपना हाथ आगे करके कि मुझे टैग कर, तब जे जिमी को टैग कर देते हैं। और रोमन को वो चीज इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन जे बार बार रोमन को एग्जैक्टली वही याद दिलाने वाले हैं कि भाई तेरे ऊपर अब नहीं है हम टिके हुए, तेरे डिसीजंस पे हम नहीं चल रहे हैं, हम सब यहाँ पे इक्वल हैं। लेकिन फाइनली जब इस मैच में जे उसको हॉट टैग देते हैं रोमन रेंस को, तो क्राउड गोज वाइल्ड और रेसलिंग वाइज एक काफी डिसेंट मैच था ऑब्वियसली। और उसके कुछ टैग टीम मोमेंट्स हमें देखने को मिले जो कि हम मिस कर रहे थे इतने टाइम से। लेकिन एक मोमेंट थी जहां पे रोमन रेंस सोलो सिकोआ को स्पीयर मारने वाले थे, वो रिवर्स कर दिया जाता है सोलो स्पाइक में, बट जिमी ऊसो वहां पे पिन को सेव कर लेते हैं। और एक पॉइंट आता है जहां पे रोमन रेंस रेफरी को गलती से नीचे गिरा देते हैं और रेफरी आउट होने के बाद जेकब फाटू रिंग में आकर रोमन को बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उसका फायदा यहाँ पे सोलो सिकोआ को मिलता है, बिकॉज एक नहीं दो सोलो स्पाइक वो लगाते हैं और उन्होंने यहाँ पे रोमन रेंस को पिन भी कर दिया है। तो कुछ लोग तो बोलेंगे कि शायद यहाँ पे जो है एंडिंग थोड़ी अजीब थी, इतनी इजीली रोमन रेंस पिन कैसे हो गया। लेकिन एग्जैक्टली यही बात मैंने अपनी प्रेडिक्शंस वीडियो में करी थी कि रोमन रेंस को पिन होना जरूरी है या फिर कुछ तो यहाँ पे ऐसा होना जरूरी है जो नई ब्लड लाइन को आगे ले जाएगा 2 लेवल। और अब सोलो सिकोआ रोमन को पिन कर चुके हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज ऐड हो जाती है उनके कैरेक्टर में। इसके अलावा जब मैच के बाद रोमन रेंस के सामने सेलिब्रेट कर रही थी नई ब्लड लाइन, तो रोमन रेंस वापस लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली नंबर्स गेम उनके अगेंस्ट थी। ऊसोस यहाँ पे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी उस हालत में नहीं थे उस पॉइंट के भी वो ब्लड लाइन को भाई हरा पाए। तो रोमन रेंस को ही अटैक करने वाले थे अनाउंसर्स टेबल के थ्रू, लेकिन रिंग में जे ऊसो को ले आते हैं लड़ते लड़ते और उनके सर में एक चेयर फंसा देते हैं और उन पे हिप अटैक करने वाले थे। लेकिन तब सैमी ज़ेन का म्यूजिक बजता और क्राउड पागल हो जाता है कि सैमी यहाँ पे क्या कर रहा है। सैमी आते हैं और सोलो उनसे बात कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं हाँ भाई तू तो मेरी साइड है, याद है हम ना तेरे से बात कर रहे थे। इनके बीच में वर्ड्स एक्सचेंज हो रहे हैं। सैमी आराम से अपना टाइम लेते हैं, जे की तरफ देखते हैं, सोलो की तरफ देखते हैं और वो हग करने जाते हैं सोलो को, लेकिन उसको एकदम से एक्सप्लोडर सुप्लेक्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि बहुत स्मूथ ट्रांजिशन थी सैमी ज़ेन की तरफ से। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे वो लड़ना स्टार्ट करते हैं नई ब्लड लाइन से। और उसके बाद रोमन रेंस जिमी ऊसो वापस रिंग के अंदर आते हैं और ये ब्रॉल यहाँ पे पूरी स्टार्ट हो जाती है। एक मोमेंट आती है जहाँ पे सोलो सिकोआ रिंग के बीच में है और रोमन रेंस, जिमी, जे और सैमी ये सारे उनको घेर के खड़े हैं। एक तरफ से सैमी हेलुआ किक लगाने वाले थे और दूसरी तरफ से रोमन रेंस लगाने वाले थे अपना सुपरमैन पंच, लेकिन सोलो बीच में से हट जाते हैं और गलती से सैमी ज़ेन अपनी किक जो है वो रोमन को लगा देते हैं। तो जिमी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे। रोमन रेंस को समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या एकदम से, और जे ऊसो कहीं ना कहीं सैमी ज़ेन को डिफेंड भी कर रहे थे। तो बहुत सारे यहाँ पे एक सम से स्टोरीज चल पड़ी हैं और सैमी ज़ेन ने जबकि क्लियरली दिखा दिया है कि मैं ओजी ब्लड लाइन की तरफ हूं, रोमन रेंस के अगेंस्ट उनका ओपिनियन इतना ऐसा लगता नहीं है चेंज हुआ है, क्योंकि जे ऊसो को वहां पे बचाने आए थे, एक्चुअली में ब्लड लाइन की साइड लेने नहीं। लेकिन अब वो आ चुके हैं तो जा नहीं सकते। और मुझे लगता है कि रोमन रेंस का वो जो शॉट था जिसमें वो रिंग के अंदर बैठे हैं और पीछे बैकग्राउंड में सैमी ज़ेन दिख रहे हैं, वो क्लियर करता है कि ये अब एक नई प्रॉब्लम है जो रोमन रेंस को सॉल्व करके एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमें सैमी ज़ेन की भी जरूरत है। तो बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग थी इस मैच के अंदर एंड आई होप कि अब आने वाली स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ में
जो प्रोग्रेशन इस स्टोरीज का देखने को मिलेगा वो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए बिल्कुल आउटस्टैंडिंग रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं तो विमेंस फेटल 4-वे मैच देखने को मिला टैग टीम टाइटल्स के लिए, और रेसलिंग वाइज में बात करूं तो काफी इंटरेस्टिंग ये मैच था। इसके अंदर हमें मोमेंट्स देखने को मिल रही थी, चेल्सी ग्रीन और पाइपर निवेन, लैश लेजेंड और जकारा जैक्सन, इन सबको मौका दिया गया। डैमेज कंट्रोल की तरफ से एक दो बॉच भी देखने को मिले यहाँ पे हमें, लेकिन ओवरऑल पता ही था कि यहाँ पे टाइटल्स रिटेन होने वाले हैं। तो पाइपर निवेन गलती से स्क्वाश कर देती हैं चेल्सी ग्रीन को, खुश हो रही थी, लेकिन बाद में उनको पता लगता है मैंने तो अपनी पार्टनर को अटैक कर दिया, और इसने पूरा मोमेंटम शिफ्ट करा मैच का। और जेड कारगिल, बियांका बेलेयर इस मैच को जीत चुके हैं। कुछ खास इसके अलावा यहाँ पे था नहीं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं था। तो इंजॉयबल मैच एंड द चैंपियनशिप्स जो है यहाँ पे रिटेन हो चुकी हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड का मैच हुआ, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बहुत कमाल था ये, बिकॉज जिस मोमेंटम के साथ ये मैच के अंदर गए थे वो ऑलरेडी बहुत हीटेड था, तो उसको कंटिन्यू करना भी जरूरी था इस मैच के अंदर। और जबकि मेरी प्रेडिक्शन जरूर गलत हुई, लेकिन जो दिखाया गया इस मैच में उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं, बिकॉज मैच शुरू भी नहीं होता और सेथ रॉलिंस ब्रॉन्सन को अटैक कर देते हैं उनके एंट्रेंस पे ही, और रैंप पे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और ब्रॉन्सन एक बुरे तरीके से फेंकते हैं यहाँ पे टाइम कीपर एरिया में सेथ रॉलिंस को, और ये सब मैच शुरू होने से पहले ही हो रहा है। तो ऑब्वियसली ब्रॉन्सन के पास थोड़ी एडवांटेज थी, और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है वो एक सुनामी हिट कर देते हैं। सेकंड सुनामी के लिए वो जाते हैं तो सेथ रॉलिंस हट जाते हैं वहां से और एक स्टॉम्प मार देते हैं यहाँ पे ब्रॉन्सन को, और वो किक आउट भी करते हैं। तो हीटेड स्टार्ट था इस मैच के अंदर, और क्लियरली यहाँ पे यही लग रहा था कि भाई ब्रॉन्सन को विक्ट्री शायद दी जानी चाहिए, बिकॉज जितना वो ओवर पावर कर रहे हैं। लेकिन मैच में इतना ज्यादा ओवर पावर ब्रॉन्सन ने किया यहाँ पे सेथ रॉलिंस को कि एंडिंग में आते आते लग रहा था कि हाँ भाई ये सेथ रॉलिंस का कमबैक सेटअप करा जा रहा है। और देखने को मिलता है कि कैसे जब ब्रॉन्सन ने इस मैच को ऑलमोस्ट एक तरफा कर दिया था, तो सेथ रॉलिंस बोलते हैं ब्रॉन्सन को, भाई तेरे को तभी ये मैच खत्म कर देना चाहिए था स्टार्ट में, जब तेरे पास मौका था सुनामी लगाने के बाद, लेकिन तूने ऐसा किया नहीं। वो थप्पड़ मारते हैं ब्रॉन्सन रीड को, जो कि उनको और गुस्से में लेके आता है, और यहाँ पे वो सुनामी के लिए जाते हैं पहले, लेकिन सेथ रॉलिंस मिस कर देते हैं, वो रोल आउट हो जाते हैं, और सेकंड टाइम भी सेथ रॉलिंस रोल आउट कर जाते हैं आउटसाइड द रिंग। तो ऑब्वियसली ब्रॉन्सन को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो स्टील स्टेप्स निकालते हैं, और सेथ रॉलिंस इन्हीं स्टेप्स के ऊपर ब्रॉन्सन को एक स्टॉम्प लगाते हैं। रिंग में आते हैं, एक और स्टॉम्प, और उसके बाद वो रोप पे चढ़ते हैं, एक सुपर स्टॉम्प लगाते हैं यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड के ऊपर, और वहां पे उनको पिन कर देते हैं 1 2 3, और इस मैच को वो जीत चुके हैं। और ब्रॉन्सन रीड के आईब्रो से यहाँ पे खून भी निकलना स्टार्ट हो गया था, जो कि उस स्टील स्टेप्स वाली स्टॉम्प से आया होगा आई थिंक। तो ये जो मोमेंट हमें देखने को मिली, जो विजुअल था मैच के एंड में, कि सेथ रॉलिंस रैंप पे अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं और ब्रॉन्सन रीड 3-3 स्टॉम्प खाने के बाद भी खड़े हो गए हैं, खून निकल रहा है, वो काफी बढ़िया था। और ब्रॉन्सन रीड कहते हैं खत्म नहीं हुआ है, मुझे एक और मैच चाहिए तेरे से। तो सेथ रॉलिंस रैंप से बोल रहे होते हैं, भाई ठीक है, तुझे पता है कि मुझे कहां ढूंढना है, और फिर से यही होगा जो अभी हुआ है, मैं तेरे को दोबारा हरा दूंगा। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको भी बुक करा गया था, बट सेथ हैज डिफीटेड ब्रॉन्सन रीड। इसके बाद लिव मॉर्गन और नाया जैक्स का मैच हुआ फॉर द फर्स्ट एवर विमेंस क्राउन जूल चैंपियनशिप। अब जबकि चैंपियनशिप से इतना लेना देना हमारा यहाँ पे था नहीं, हम ये जरूर देख रहे थे कि इस मैच में होगा क्या, उस पे नजरें थी, बिकॉज टिफनी आती है बाहर कैश इन करने के लिए मैच के बीच में, जब दोनों गिरे होते हैं रिंग के अंदर, लेकिन नाया जैक्स दोबारा उनको वहां से भगा देती हैं कि तू निकल यहाँ से। टिफनी कहती है मैं तो लिव पे कैश इन करने आई हूँ, भाई मुझे क्यों तू यहाँ से भगा रही है, लेकिन नाया जैक्स उनकी एक नहीं सुनती, वो जाती नहीं है सही से, वो वहीं पे थी, दोबारा आती है कैश इन करने के लिए, लेकिन इस बार जब वो खड़ी हुई थी एप्रन पे, तो रकेल रॉड्रिगेज वहां पे आ जाती हैं और वो उनका मनी इन द बैंक ब्रीफकेस छीन लेती हैं। तो काफी केओटिक माहौल हो रहा था यहाँ पे रिंग साइड पे, और रकेल रॉड्रिगेज बार बार हेल्प भी कर रही थी यहाँ पे लिव मॉर्गन की, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो भी यहाँ पे आते हैं, रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करा जाता है, जिसका फायदा मिलता है लिव मॉर्गन को, ओब्लिवियन लगाती हैं और नाया जैक्स को पिन कर चुकी हैं। और जबकि मैच के बाद भी हमें कोई कैश इन देखने को नहीं मिला, यहाँ पे ट्रिपल एच आते हैं और लिव मॉर्गन को वो नई क्राउन जूल चैंपियनशिप देते हैं। तो काफी बड़ा सा टाइटल लग रहा था लिव मॉर्गन के लिए, लग रहा है कुछ ज्यादा ही भारी भी वो हो गया, और ऐसा लगता नहीं कि वो लेके इसको कहीं घूमने वाले हैं, सीधा अगली बार जब क्राउन जूल होगी तो तब वो डिफेंड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे उनको रिंग्स दी जा रही हैं, कुछ कुछ तो हो रहा है, उसको बहुत बड़ा दिखाया जा रहा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे लिव मॉर्गन इस मैच को जीती है, वो मैटर करता है, और कैश इन नहीं हो पाया। रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस इसके बाद होने वाला था, लेकिन गाइस ये मैच एक्चुअली में कभी हुआ ही नहीं, और ये अच्छा डिसीजन था WWE का, बिकॉज एक विनर देने का यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं था, और मैंने प्रेडिक्शंस में भी यही बोला था कि भाई ये तो डिस्क्वालिफिकेशन से ही खत्म होना चाहिए, और भी बढ़िया है कि ये मैच शुरू ही नहीं हुआ। केविन ओवेंस आते हैं बाहर अपनी एंट्रेंस में, और उन्होंने काउबॉय बॉब ऑर्टन यानी कि रैंडी ऑर्टन के फादर की टी शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन रैंडी ऑर्टन की जब एंट्रेंस खत्म होती है, एक अनबिलीवेबल कमाल की एंट्रेंस जिसमें लोग गाना उनका बंद ही नहीं कर रहे थे, डेसिबल मीटर ऑलमोस्ट 110 को छू रहा था, लेकिन यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को केविन अटैक कर देते हैं एक स्टील चेयर से,
मैच से पहले ही और उनकी लेग पे वो काफी ज्यादा अटैक करते हैं, लेकिन जब वो एक और चेयर शॉट लगाने वाले थे तो रेफरी चेयर छीन लेता है और रेफरी को ही केविन ओवेंस स्टनर मार देते हैं। तो सिक्योरिटी आनी धीरे धीरे शुरू होती है, ये दोनों एक दूसरे से काइंड ऑफ ब्रॉल कर रहे हैं। रैंडी को फाइनली चेयर मिलती है, वो अटैक करना स्टार्ट करते हैं। एडम पियर्स और निक ऑल्डिस आते हैं रिंग में और एडम पियर्स को ही रैंडी ऑर्टन आरकेओ भी लगा देते हैं। तो काफी chaos एक बार फिर से इस यहाँ पे हमें पूरे में देखने को मिल रही थी। और उसके बाद ये आरकेओ के बाद केविन ओवेंस को अटैक करना कंटिन्यू करते हैं रिंग साइड पे। ये ब्रॉल करते करते क्राउड के थ्रू एक स्पॉट पे चले जाते हैं जहाँ पे केविन ओवेंस रैंडी ऑर्टन को एक टेबल पे रखते हैं और ये ऑलमोस्ट एक रेलिंग सी जो बालकनी टाइप वहां पे बनी होती है स्टेयर्स के उधर, वहां से उन्होंने एक मैसिव एल्बो ड्रॉप लगाई रैंडी ऑर्टन के ऊपर और उस तरीके से जो है यहाँ पे पूरी चीज खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल एक हमें ब्रॉल ही दी गई ऑर्टन और केविन ओवेंस के बीच में और क्लियरली ये भी दिखाया गया कि अगर इनका एक एक्चुअल मैच करना है तो स्टिपुलेशन कोई डालनी पड़ेगी, बिकॉज ऐसे क्लीन मैच तो होगा नहीं। इनको वेपन्स की जरूरत है, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, लेकिन जो सेटअप करा गया वो बहुत अच्छा था। और अब एक्चुअली में मैं कह सकता हूं कि इस मैच के लिए लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज वो रियल लाइफ वाली जो हीट है, अब दोनों के बीच में जो बीफ है वो देखने को मिल रही है हमें स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद हमें देखने को मिलता है ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, जहां पे एलए नाइट डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट अंड्राडे एंड कार्मेलो हेज। और बिल्कुल वैसी चीजें हुई जैसे हमने प्रिडिक्ट करी थी कि अंड्राडे और कार्मेलो थोड़ी सी हेल्प करेंगे इस मैच को बेटर बनाने के लिए, लेकिन टाइटल चेंज होने का काफी कम चांस है। और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। सऊदी अरेबिया के क्राउड को मैं शाउट आउट दूंगा, अरीना सेटअप में शो हो रहा था, स्टेडियम में नहीं हो रहा था, लेकिन वन ऑफ द लाउडेस्ट और द बेस्ट क्राउड जो कि हमने सऊदी अरेबिया के शोज में देखा है वो इस शो के अंदर हमें देखने को मिला। एंजॉय कर रहे थे पूरा इस ट्रिपल थ्रेट मैच को वो, लेकिन एट द एंड एलए नाइट ने यहाँ पे कार्मेलो को बीएफटी लगाया और वो जीत भी चुके हैं। लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं है कि कार्मेलो या अंड्राडे को दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इसका मतलब सिर्फ ये है कि अभी टाइम सही नहीं था उनको वो चैंपियनशिप देने का। और फाइनली शो का मेन इवेंट कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर, चैंपियन वर्सेस चैंपियन फॉर द इनॉग्रल या फिर फर्स्ट एवर क्राउन जूल चैंपियनशिप। और यहाँ पे मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि मैच एक बार फिर से बढ़िया, क्राउड तो भाई अनबिलीवेबल गुंथर और कोडी रोड्स के लिए यहाँ पे जो चैंट्स लग रही थी, जिस तरीके से वो इन्वॉल्व थे, लेकिन मैच ने एंडिंग में ओवरऑल थोड़ा सा आई नो की डिसअपॉइंट किया, बिकॉज कोडी रोड्स यहाँ पे गुंथर को ऐसे एकदम क्लीन नहीं हरा सकते थे, तो उनको रोल अप काइंड ऑफ जैक नाइफ ये सब चीजों का इस्तेमाल करना था। बिल्कुल वैसे कोडी रोड्स ने यहाँ पे गुंथर को पिन भी किया और कोडी रोड्स यहाँ पे जीत चुके हैं गुंथर को हरा के, एंड ही इज द क्राउन जूल चैंपियन मेन की साइड से। और ट्रिपल एच आते हैं रिंग के अंदर, लिव मॉर्गन भी वहां पे थी और कोडी पे टाइटल मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई नॉर्मली किसी जैसे छोटी सी चीज के ऊपर उसका कवर बड़ा नहीं हो जाता उससे ज्यादा, बिल्कुल वैसे लग रहा था कि तुमने भाई आईफोन 13 के ऊपर या फिर आईफोन 16 के ऊपर आईफोन 16 प्रो मैक्स का कवर लगा दिया तो आईफोन बीच में इतना सा दिखेगा और पीछे कवर इतना बड़ा, तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था भाई। बेल्ट आई डोंट नो कैसा डिजाइन करी गई, दिखने में तो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन बेल्ट की हाइट इतनी ज्यादा है कि उसके लिए बंदे को चौड़ा बहुत होना पड़ेगा तभी वो उसके ऊपर अच्छी लगेगी। और ये कोई अगेंस्ट नहीं है कोडी रोड्स के कुछ, लेकिन जो मुझे विजुअली दिखा बिल्कुल वैसा ही। लेकिन एक बार फिर से टाइटल्स की यहाँ पे कोई इतनी खास हमें वैल्यू नहीं दिख रही है अभी तक, इसी वजह से इन मैचेस की भी वैल्यू उतनी ज्यादा कभी लगी नहीं। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे शो के बारे में कि अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या बेस्ट मोमेंट्स थी। और मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।